हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको जो इतिहास है आपका, हमारा अतीत इतिहास का अध्याय 2 राजा और उनके राज्य से संबंधित प्रश्नों को बताएंगे। और इन प्रश्नों को समझने से पहले आप जो आपकी पाठ्य पुस्तक है हमारा अतीत 2 उसका अध्ययन, उसके पार्ट 2 का अध्ययन कीजिए, फिर इन प्रश्नों को हल कीजिए। चलिए देखते हैं अध्याय 2 क्या दिया है, राजा और उनके राज्य। इसमें क्या दिया है, आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व जो इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फल फूल पौधे पत्तियां तथा अंडे एकत्र किया करते थे। अवशेषों के रूप में प्राप्त जैसे पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार आदि के आधार पर आरंभिक मानव की जानकारी मिलती है। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। तो ये संक्षिप्त परिचय आपको दी हमने। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए, जैसे प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है, राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब नंबर का तंजावुर और गंगई कोडाचुरपुरम इसका सही आंसर है। ब नंबर का आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, चोल काल में नाडु कहा जाता था। प्रश्न क्या है, चोल काल में नाडु कहा जाता था। अ नंबर गाँवों का समूह, ब नंबर जमींदारों का समूह, स नंबर किसानों का समूह, द नंबर नगरों का समूह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर गाँव का समूह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। गंगा घाटी में गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस राज्य पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। अ नंबर कलिंग, ब नंबर पहाड़पुर, स नंबर इंद्रप्रस्थ और द नंबर कन्नौज। इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर कन्नौज। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की गई थी। तो आप उत्तर बताएंगे। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने माध्यम और सामंत के रूप में मान्यता देते थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, चालुक्य राजाओं को हराकर दंतिदुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। प्रश्न क्या है, चालुक्य राजाओं को हराकर दंतिदुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य के स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ यानी सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था। तो आप उत्तर बताएंगे। चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, कल्हड़ और द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया। उत्तर देखिए, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। क्या है प्रश्न नंबर 8, गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों। तो उत्तर देखिए, गंगा घाटी के कन्नौज को लेकर गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा, क्योंकि वे एक दूसरे के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी, यानी कि चोल शासन में सभा का सदस्य बनने के लिए क्या नियम थे। तो देखिए उसका, चोल शासन में सभा की सदस्यता के इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। देखिए क्या है, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या होगा, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक जो व्यक्ति इच्छुक है, इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है।
उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई। प्रश्न क्या है, चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई। उत्तर बताएंगे, कावेरी डेल्टा में मुट्टरैयार नामक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। उरैया के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय में ने 9वीं सदी के मध्य मुट्टरैयारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। इस प्रकार चोल वंश द्वारा सत्ता प्राप्त की गई। आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखी है। उत्तर देखिए, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। देखिए, चोल मंदिर कहते हैं अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। यह शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या है, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। आप उत्तर बताएंगे, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था में थी। जैसे डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसल उगाई जाती थी। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियां उर कहलाती थीं। नंबर 2, गांव की बस्तियों के समूह को नाडू कहा जाता था। नंबर 3, ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूल जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। फिर उसके बाद नंबर 4 देखिए, सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों और मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। और नंबर 4 दिया है, धनी भूमि स्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में अरियार जैसी उपलब्धियां दी। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिख सकते हैं। उस प्रश्न नंबर 13 में जो विशेषताएं पूछी थी वो बता सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे जो प्रश्न 13 कंप्लीट होता है और ये अध्याय यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपका अध्याय 2 कंप्लीट हुआ। यदि बच्चों इसको अध्याय 2 कौन सा था, आपका राजा और उसके राज्य से संबंधित जो प्रश्न बताए ये समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।